हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। एप्लीकेशन ऑफ केएसपी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पार्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे और फिर कुछ रीजनिंग सवालों के जवाब ढूंढेंगे, जो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस है ना। सॉल्ट एनालिसिस आप लोगों को स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल में बताया गया होगा, है ना। हर एक सॉल्ट के लिए कोई ना कोई ग्रुप रिएजेंट होता है, लेकिन वहां पर उन लोगों ने भी किताब से पढ़ पढ़ के आप लोगों को प्रैक्टिकल कराए और आपने भी किताब से पढ़ पढ़ के प्रैक्टिकल कर लिए, और ये कभी नहीं सोचा कि आखिर ऐसा ही क्यों होता है। तो जितना क्वालिटेटिव एनालिसिस में आयनिक इक्विलिब्रियम का योगदान है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं हम लोग केएसपी के एप्लीकेशन पार्ट क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं। अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ठीक है, तो देखते जाइए। इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, पहला एप्लीकेशन पार्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट नमक बनाते वक्त HCl गैस पास करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के लिए नमक बनाते वक्त क्या करते हैं, HCl गैस पास करते हैं, ठीक है ना। तो अब आखिर यहां पर HCl गैस क्यों पास की जा रही है, तो देखिए, सोडियम क्लोराइड जो हम बना रहे हैं उसमें कई सारी इंप्यूरिटीज भी होंगी, है ना, और मॉइस्ट भी होगा। तो अगर हम HCl गैस पास करेंगे तो HCl का क्लोराइड आयन और सोडियम क्लोराइड का क्लोराइड आयन, तो ये क्लोराइड का लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट। इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड, और हमारा NaCl का डिसोसिएशन क्या होगा, कम होगा, रुक जाएगा एक तरीके से, है ना, कम होने लग जाएगा। तो इससे NaCl क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट कर लिया जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। तो इसलिए HCl गैस को पास करते हैं, नोट कर लीजिए। इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड इंप्यूरिटीज, HCl पास करेंगे, कॉमन आयन की वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी। इससे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई पूछता है प्रेसिपिटेशन कैसे हो जाएगा, वैसे तो ये बात बहुत गंदा सवाल है, पूछना ही नहीं चाहिए किसी को, इतना सब कुछ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया। अगर यहां पर क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, देखिए एक बात समझ लीजिए, अभी से लेकर और जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे सबके जवाब में आप सबका जवाब दे सकते हो, अगर आपको एक दो पॉइंट अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाए। अगर कोई चीज प्रेसिपिटेट बन रही है, इसका मतलब जरूर उसका आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के से बड़ा होगा, आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बड़ा होगा, तो प्रेसिपिटेट बन रहा है, आपको मालूम है, लेकिन आप इसको अप्लाई कैसे कर पाते हो, यही बड़ी बात है, ठीक है। तो यहां पर क्लोराइड आयन कॉमन आयन इफेक्ट के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, क्लोराइड आयन का आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट थोड़ी ना बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है, वो तो फिक्स है। आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, और आयनिक प्रोडक्ट अगर ज्यादा हो गया तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो आपको अपने भेजे में सिर्फ एक दो बातें अच्छे से फीड कर लेनी है। वो क्या है फीड करनी है, अगर कॉमन आयन आता है और उससे आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ता है तो आयनिक प्रोडक्ट बढ़ेगा, और आयनिक प्रोडक्ट के बढ़ने की वजह से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और अगर वो कॉमन आयन नहीं आता है या किसी भी कारणवश आयनिक प्रोडक्ट डिक्रीज होता है, ठीक है, आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिक्रीज होता है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो फिक्स है, उससे डिक्रीज होता है, तो वहां पर प्रेसिपिटेट कभी भी नहीं बनेगा। समझ गए, चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, इसको जल्दी से नोट करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो इस तरह से हम कॉमन सॉल्ट से इंप्यूरिटीज को आसानी के साथ अलग कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट बाय सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस, सॉल्वे मेथड बोलते हैं। क्लास 11th के एस ब्लॉक में एक मेथड है, एल्कली मेटल में पढ़ाया जाएगा, सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस, सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस। तो चलिए बात करते हैं इन प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट बाय सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस।
तो जब मैं आपको ये प्लांट के बारे में बताऊंगा, सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस, तो उसमें आप देखेंगे कि अमोनियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए अमोनियम बाइकार्बोनेट भी मिलाते हैं। अब इतना सुन के आपके माइंड में क्या स्ट्राइक किया? सोडियम बाइकार्बोनेट टूटेगा, सोडियम आयन बाइकार्बोनेट आयन, अमोनियम बाइकार्बोनेट भी टूटेगा, अमोनियम आयन और बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट आयन का क्या लग जाएगा? कॉमन आयन इफेक्ट, जिससे इसका आयनिक कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ गए ना बातें? तो यही सारी चीजों को, हिंट को समझने की जरूरत है, ठीक है ना। और इससे क्या हो जाएगा? इसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वही रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी और प्रेसिपिटेशन आसानी के साथ होने लगेगा। तो नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है। अगला है, ये समझ गए ना आप क्या करना है? सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3, ये टूटेगा Na+ और HCO3-, और अमोनियम बाइकार्बोनेट जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो बाइकार्बोनेट भी टूटेगा अमोनियम आयन और बाइकार्बोनेट में, और ये बाइकार्बोनेट मिलकर क्या बना दे रहा है? ये हमारा बना दे रहा है कॉमन आयन। ये कॉमन आयन आ रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिस वजह से इसका प्रेसिपिटेशन चालू हो जाएगा। चलिए अगले में आते हैं। प्रिडिक्टिंग प्रेसिपिटेशन ऑफ आयनिक रिएक्शन। प्रिडिक्टिंग प्रेसिपिटेशन ऑफ आयनिक रिएक्शन में कुछ नहीं नया है, वही आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर बड़ा हो गया KSP से तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और अगर छोटा हो गया तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, और कुछ नया नहीं है, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से, यहां तक नोट कीजिए। कोई समस्या, कोई डाउट हो तो तुरंत बता दीजिएगा। अगर कोई समस्या, कोई डाउट हो तो तुरंत बता दीजिएगा। ओके, चलिए अगले एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं। 4th नंबर, सॉल्टिंग आउट एक्शन ऑफ सोप। साबुन बनाते वक्त, अब सोप कैसे बनाते हैं इस बारे में तो बताकर टाइम बर्बाद नहीं किया जाएगा, क्योंकि ना ही सिलेबस में है ना कुछ है। सरफेस में थोड़ा बहुत आप लोगों ने क्लीनिशिंग एक्शन ऑफ सोप अगर पढ़ा होगा तो उसमें थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी, थोड़ा सा NCERT से देख लीजिएगा। सोप बनाते वक्त जब मॉल्टेन स्टेट में सोप सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब अभी सोप को हार्ड केक में कन्वर्ट होने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, जिसको बोलते हैं स्पेंट लेई सोप सॉल्यूशन, जो मॉल्टेन फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेंट लेई। वो जब बन जाता है और जब उसको हार्ड केक में कन्वर्ट कराने जा रहे होते हैं, उस टाइम पे सोप बनाते वक्त हम क्या करते हैं? NaCl डालते हैं, सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं। अब सोडियम क्लोराइड अगर मिलाते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं? सोप का जनरल फॉर्मूला होता है RCOONA, RCOONA। इसमें R बहुत हैवी कार्बन होता है, 15 कार्बन, 16 कार्बन, 17 कार्बन, इस तरह से। जैसे 17 कार्बन वाला स्टीरेट होता है, 15 कार्बन वाला पामीटेट होता है, इस तरह से रहता है। तो RCOONA में हम NaCl मिलाते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। RCOONA कैसे टूटेगा? RCOO- और Na+, और NaCl Na+Cl-। अब Na+, का क्या मिल जाएगा? कॉमन आयन। कॉमन आयन मिलने से क्या होगा? वो बैकवर्ड जाएगा और उसका आयनिक प्रोडक्ट क्या हो गया? बढ़ गया। आयनिक प्रोडक्ट अगर बढ़ गया तो वो प्रेसिपिटेट आउट इजीली होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। तो इस तरह से हम सॉल्टिंग आउट एक्शन ऑफ सोप का यही मतलब हुआ। तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो इसका आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बढ़ गया, जिस वजह से इसका प्रेसिपिटेशन आसानी के साथ चालू हो जाएगा। ओके, ये सवाल छोटे छोटे ही है बट अच्छे रीजनिंग के सवाल हैं। सोप बनाते वक्त NaCl क्यों मिलाते हैं, नमक बनाते वक्त HCl क्यों पास करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, अब क्वालिटेटिव एनालिसिस में तो बहुत सारे एप्लीकेशन पार्ट हैं,
मैं 2-4 एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आखिर ये आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पार्ट कैसे काम करता है। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट इन सॉल्ट एनालिसिस ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ कॉमन आयन। ठीक है, तो ये सब है क्या, चलिए इसको भी डिटेल में समझते हैं। यहां तक जल्दी से नोट कीजिए, अगले पे आते हैं। एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल है, इन सॉल्ट एनालिसिस द मीडियम इज मेड एसिडिक मीडियम बना रहे हैं। इससे क्या होने वाला है, इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड आयन ऑफ ग्रुप सेकेंड। देखिए ध्यान से समझिए मेरी बात, जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में जाएंगे तो आपको एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल पढ़ने होंगे और वहां पर भी ग्रुप वाइज इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये ग्रुप पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नहीं है। ओके, 11th क्लास के बच्चे को ध्यान से समझने की जरूरत है। अभी जब आप स्कूल लेवल पे जाओगे तो सॉल्ट एनालिसिस आपसे कराया जाएगा, आपको सॉल्ट एक दे दिया जाएगा, ये नहीं बताया जाएगा कि ये कौन सा सॉल्ट है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा सॉल्ट है, इसमें कौन सा कैटाइनिक पोर्शन है, इसमें कौन सा एनाइनिक पोर्शन है, कौन सा एसिड रेडिकल, कौन सा बेसिक रेडिकल है। तो सेकेंड ग्रुप के रेडिकल में सल्फाइड आयन है। सल्फाइड आयन का जब हम डिटेक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें ग्रुप रिएजेंट में हम H2S पास करते हैं, H2S। अब ये ऐसा काम हमने क्यों किया, एसिडिक मीडियम क्यों बनाया, क्योंकि वो H2S की वजह से क्या होगा, सल्फाइड आयन हमें मिलेगा और सल्फाइड मिलकर सल्फाइड का कॉमन आयन लग जाएगा, जिससे उसका आयनिक कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, आयनिक कंसंट्रेशन के बढ़ जाने से प्रेसिपिटेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। और जब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा तो हमें एक ये इसका ऑब्जर्वेशन में ये देखने को मिल सकता है कि हाँ ये सल्फाइड आयन होने के पूरे चांसेस हैं। इसके बाद हम ये सब मतलब किसी भी सॉल्ट के डिटेक्शन में एक टेस्ट करके तुरंत रिजल्ट नहीं बोल देते हैं, पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं और उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। तो 2 या 3 कंफर्मेटरी टेस्ट से जब तक ये बात पूरी अच्छी तरह से साबित ना हो जाए कि हाँ यही वाला एनायन होगा, तब तक हम रिपोर्ट नहीं करते। ठीक है, तो उसमें ये एक तरीका था सल्फाइड आयन को डिटेक्ट करने का। ओके, अब ज्यादातर जो हम लोग जब ये क्वालिटेटिव एनालिसिस लैब में ये जब डिटेक्शन वाला काम कर रहे होते हैं तो किताब में लिखा है कि भाई H2S पास करते हैं सेकेंड ग्रुप रेडिकल में। अब हमारी भी हिम्मत नहीं होती है कि हम अपने टीचर से पूछे कि भाई H2S क्यों पास करते हैं, HCl पास कर देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी, HNO3 पास कर देंगे तो कोई दिक्कत है, H2SO4 पास कर देंगे तो कोई दिक्कत है। भाई मीडियम तो एसिडिक ही बनाना है, तो फिर H2S गैस क्यों पास कर रहे हैं यहां पर, है ना। तो ना कोई पूछने वाला है ना कोई बताने वाला है और हम रट के अपने प्रैक्टिकल करते हैं। तो अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको बड़े आसानी के साथ वाइवा में भी आपको बड़ा आराम मिलेगा, है ना। और आप जो भी कर रहे हैं वो एक भेड़ चाल की तरह नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उन चीजों को समझते हुए आगे कर रहे हैं कि हम यही क्यों यूज कर रहे हैं। ओके, तो जितना भी आयनिक का उसमें यूज है वो सारी बातें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। A white precipitate is formed if HCl gas is passed into concentrated barium chloride solution। अच्छा देखिए, इतना पढ़ने से अब आपको ये सब बातें समझ में आ रही हैं। बेरियम क्लोराइड के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में HCl गैस पास कर रहे हैं तो इससे व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि क्लोराइड HCl का और क्लोराइड बेरियम क्लोराइड का आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बड़ा हो गया तो प्रेसिपिटेट बन गया। और वो प्रेसिपिटेट कैसा बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट पीपीटी बन जाता है। तो अब आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे कि आखिर ये व्हाइट प्रेसिपिटेट क्यों बन रहा है ना, और यहां पर क्यों ये HCl ही मिलाया गया। तो कॉमन आयन की वजह से आयनिक कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए। चलिए अगले पे आते हैं। अमोनियम क्लोराइड इज एडेड इन थर्ड ग्रुप प्रेसिपिटेशन। अच्छा, मुझे थर्ड ग्रुप का रेडिकल मिला हुआ है और उसका प्रेसिपिटेशन कराकर मुझे थर्ड ग्रुप का डिटेक्शन करना है। तो कहते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से पहले, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से पहले हम यहां पर अमोनियम क्लोराइड मिला देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हम यहां पर अमोनियम क्लोराइड भी मिला रहे हैं।
तो अमोनियम आयन का क्या लग गया? कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट लग गया। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो हमारा वीक बेस है, तो देखिए अगर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो इक्विलिब्रियम किधर चला जाएगा? बैकवर्ड, बैकवर्ड चला जाएगा। ठीक है ना? अब ये अगर बैकवर्ड जाएगा तो क्या होगा? इससे NH4OH का डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। NH4OH का डिसोसिएशन रुक जाएगा, यानी उतना अच्छा डिसोसिएशन नहीं होगा। अब इससे इसके आयनिक कंसंट्रेशन में अगर अमोनियम की बात करें तो अमोनियम आयन का आयनिक कंसंट्रेशन तो बढ़ गया, देखो। और अगर अमोनियम आयन का आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ गया तो आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर KSP से बड़ा आया तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और अगर छोटा आया तो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। इसके साथ साथ एक बात और इंपॉर्टेंट है कि यहां पर अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन उतना नहीं बढ़ रहा होगा, क्योंकि डिसोसिएशन रुका हुआ है। इस वजह से ये थर्ड ग्रुप के ही रेडिकल का प्रेसिपिटेशन दिखाएगा, इसके आगे आने वाले फोर्थ ग्रुप रेडिकल का प्रेसिपिटेशन नहीं कर पाएगा, उससे रोकता भी है। समझ में आ रहा है? नोट कीजिए। क्लियर हो रहा है? ये सब बातों को, ये सब एक्चुअल में प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो आपको ये सारी बातें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अभी तो मैं थ्योरेटिकली उसके रीजनिंग के बारे में आपको बता रहा हूं, है ना? लेकिन जब आप लैब में जाके ये सब काम करेंगे तब आपको लगेगा कि आखिर यही क्यों करते हैं, तो उसके रीजन मैं आपको बता रहा हूं। और जब आप वहां करेंगे तो आपको ये सब याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सब मालूम है कि इस वाले ग्रुप में ग्रुप रिएजेंट ऐसा लेते हैं, इस वाले ग्रुप में ग्रुप रिएजेंट ऐसा लेते हैं। तो किसी अगर केमिस्ट्री पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि केमिस्ट्री को अगर हम अप्लाई कर सके लैब में, तो वो चीज हमें ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा या रटा नहीं जाता है, बल्कि उसको, उसके जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, उसमें जितने भी हमारे सॉल्ट एनालिसिस हैं, उनकी अगर हम एनालिसिस लैब में कर लें तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक हमें याद रहते हैं, और रटेंगे तो भूल जाएंगे अगले दिन फिर, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डज नॉट गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट। एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डज नॉट गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। AgCl का क्या होता है? व्हाइट पीपीटी होता है। AgCl का व्हाइट पीपीटी होता है। तो कहा जा रहा है सिल्वर नाइट्रेट प्योर क्लोरोफॉर्म के साथ मिलकर, सिल्वर नाइट्रेट प्योर क्लोरोफॉर्म के साथ मिलकर व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl नहीं देता है, डज नॉट गिव व्हाइट पीपीटी। लेकिन उसी जगह पर NaCl प्योर क्लोरोफॉर्म के साथ मिलकर व्हाइट पीपीटी दे देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, जबकि सिल्वर नाइट्रेट एक कोवैलेंट कंपाउंड है। तो अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो ये आयनों में ही डिसोसिएट होगा 100%। और अगर ऐसा होगा तो देखिए यहां से क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन हमें ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना? यहां से हमें क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन अच्छा खासा मिल जाएगा। तो सिल्वर नाइट्रेट डज नॉट गिव व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl विद प्योर क्लोरोफॉर्म, बट व्हाइट पीपीटी विद NaCl गिव्स विद CHCl3 is a covalent compound, so it gives white PPT। तो white PPT ये क्यों दे रहा है? इसका रीजन सीधा सीधा यहां से समझ में आ रहा है कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, और NaCl आयनिक कंपाउंड होने की वजह से क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन यहां पर बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? NaCl आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ाएगा तो आसानी से साथ क्या हो जाएगा? आयनिक प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हेंस व्हाइट पीपीटी विल फॉर्म। AgCl का व्हाइट पीपीटी हमें मिल जाएगा। देख लीजिए, तो एक रिएक्शन आपने की जिसमें कि आप सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन प्योर क्लोरोफॉर्म से कर रहे थे, तो यहां पर आपको व्हाइट पीपीटी नहीं मिला। दूसरी रिएक्शन आपने की जिसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्लोरोफॉर्म लिया और साथ में NaCl भी लिया, ठीक है? तो यहां से क्लोराइड आयन का कॉमन आयन इफेक्ट लगा और सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर आयन मिला, जिसका आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बढ़कर आ गया। अब जब बढ़कर आ गया तो क्या हो गया? प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। जल्दी से नोट कीजिए इसे भी। नेक्स्ट,
When H2S is passed in a solution of जिंक एसीटेट एंड जिंक क्लोराइड, एक ये नया इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी देखिए। जिंक एसीटेट और जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन, इसमें ग्रुप रिएजेंट क्या यूज कर रहे हैं? H2S, ये पास कर रहे हैं। तो सोचिए जरा, जिंक एसीटेट के साथ अगर H2S की रिएक्शन करा दी जाए तो ये क्या बनाएगा? जिंक सल्फाइड बनाएगा और एसिटिक एसिड बनाएगा। और अगर उसी H2S की रिएक्शन इसके साथ करा दी जाए, जिंक क्लोराइड के साथ, तो ये जिंक सल्फाइड बनाएगा और HCl बनाएगा। यानी एक तरफ बन रहा है HCl और एक तरफ बन रहा है एसिटिक एसिड। तो ये एसिटिक एसिड और HCl फॉर्म हो गया। अब HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इट सप्रेसेस द डिसोसिएशन ऑफ H2S। H2S के डिसोसिएशन को ये सप्रेस करेगा। किस तरह से? सच दैट जिंक आयन और सल्फाइड आयन का आयनिक कंसंट्रेशन Ksp से कम होगा, यानी कि प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा HCl के केस में। दूसरी जगह अगर हम एसिटिक एसिड में देखें तो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो वो उतना ज्यादा सप्रेस नहीं कर पाएगा डिसोसिएशन ऑफ H2S को। ठीक है, तो इसमें प्रेसिपिटेट बन जाने के चांसेस मिल सकते हैं, लेकिन HCl वाले में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। समझ आ गई? तो ये सभी जल्दी से एप्लीकेशन पार्ट आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई दिक्कत, कोई दुविधा है, जल्दी से बताइए। और अब हम लोग आते हैं रीजनिंग क्वेश्चंस पे। तो अब सभी लोग तैयार हो जाइए रीजनिंग क्वेश्चन के जवाब देने के लिए। और ऐसे ही क्वेश्चंस जो आपको अभी मैंने समझाया, बिल्कुल इन्हीं सब पर बेस्ड होंगे ये रीजनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो कुछ रीजनिंग क्वेश्चन मैं अभी यहां पर करा दे रहा हूं क्लास में, और कुछ रीजनिंग क्वेश्चन आपको CPP में मिल जाएंगे, आप उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, स्टार्ट किया जाए। चलिए, पहला सवाल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल इन अमोनियम क्लोराइड एंड नॉट इन NaCl, वाई? बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए, ढूंढिए जल्दी से। क्वेश्चन का आंसर देना है फास्ट। छोटे छोटे रीजनिंग क्वेश्चन हैं, जल्दी से होंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल इन अमोनियम क्लोराइड एंड नॉट इन NaCl। बताइए भाई क्या होगा यहां पर? अगर मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड में देखता हूं तो वो सॉल्युबल है, ये बता रहे हैं कि ये सॉल्युबल है। ठीक है ना? जबकि अगर मैं उसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं NaCl में देखता हूं तो वो इनसॉल्युबल है। अरे अब तो समझ में आ गया होगा भाई। अब बताओ क्यों इनसॉल्युबल है? एक आंसर आया, NaOH फॉर्म विल सप्रेस। NaOH फॉर्म विल सप्रेस, बिल्कुल सही बात है। गुड गुड, वेरी गुड। देखिए यहां पर जब आप रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा MgCl2 और साथ में बनेगा आपका NH4OH। ठीक बात है? और यहां पर जब आप रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा MgCl2 और साथ में बनेगा NaOH। ध्यान से देखिए, समझ आ रहा है आपको? है ना? यहां पर अगर इसको बैलेंस करना है, वैसे कोई बैलेंस की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, खुली छूट है। अब देखिए, ऊपर वाली रिएक्शन सॉल्युबल दिखा रहा है, यानी इसके आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, सॉल्युबल का मतलब सोचिए आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट Ksp से छोटा है या उसके बराबर है सैचुरेटेड में। क्यों है? क्योंकि ये जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इज अ वीक बेस। अब अगर ये वीक बेस है तो ये उतने अच्छे एक्सटेंट में तो डिसोसिएट होगा नहीं। ठीक है ना? जबकि NaOH आपका कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस।
अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा Na+ और OH-। अब अगर Na+ और OH- में ये डिसोसिएट हो गया तो हमारा Mg2+ और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन देखिए ध्यान से, Mg2+ का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन, OH- आयन का कंसंट्रेशन, ये क्या हो जाएगा यहां पर ग्रेटर देन द Ksp। और अगर ये ग्रेटर देन Ksp हो गया यानी कि ये सॉल्यूबल नहीं होगा, इनसॉल्यूबल होगा, प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, पीपीटी फॉर्म। ये मैं किसके बारे में बता रहा हूं, नीचे वाली रिएक्शन के बारे में। तो इस वाले के लिए ये सब बता रहा हूं, जबकि ऊपर वाले में वो वीक बेस है तो OH- आयन का कंसंट्रेशन इतना नहीं बढ़ेगा, जिस वजह से वहां पर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, वो सॉल्यूबल हो जाएगा, घुल गया वो। समझ गए? क्लियर हुआ ये आंसर? समझ में आया सभी को? क्या इसमें किसी को कोई डाउट? क्या इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? देख लीजिए जल्दी से। चलिए अगले में आते हैं। अगला सवाल, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट इज इनसॉल्यूबल इन एसिटिक एसिड बट सॉल्यूबल इन HCl, डाइल्यूट HCl। व्हाई? अब यार अब की बार तो अजीब सा हो गया। कैल्शियम एसीटेट इज इनसॉल्यूबल इन वीक एसिड, एसिटिक एसिड, बट सॉल्यूबल इन HCl। क्यों भाई बताइए, क्यों हुआ ऐसा? जल्दी से ढूंढिए और बताइए। कैल्शियम एसीटेट देखिए, CaC2O4 और एसिटिक एसिड मिलकर क्या बनाएंगे? कैल्शियम एसीटेट बना देगा ये, CH3 COO होल ट्वाइस Ca, और साथ में क्या बन जाएगा? H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, 2 मोल ले लीजिएगा। जबकि दूसरे में अगर देखें HCl वाले में CaC2O4 प्लस HCl, यहां पर CaCl2 बनाएगा तो यहां पर भी 2 मोल ले लीजिए, तो ये CaCl2 बना देगा और साथ में क्या बनाएगा? H2C2O4 ये बना लेगा। बट इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैल्शियम ऑक्जिलेट एसिटिक एसिड में सॉल्यूबल है लेकिन HCl में सॉल्यूबल नहीं, डाइल्यूट HCl में सॉल्यूबल नहीं। क्यों सॉल्यूबल नहीं है ये जानना है। अरे इस सवाल का जवाब दो यार, पिछला वाला तो क्लियर हो गया, ठीक है, यहां फंस गया मैं, जल्दी से बताओ यहां क्या करूं। ये रिएक्शन भी करके देख ली, जल्दी बोलो क्या होगा यहां पर? कैल्शियम एसीटेट बन रहा है पहले वाले में, कैल्शियम क्लोराइड दूसरे वाले में। कैल्शियम ऑक्जिलेट की रिएक्शन एसिटिक एसिड से कराई, सॉल्यूबल है। कैल्शियम ऑक्जिलेट की रिएक्शन HCl से कराई, डाइल्यूट HCl से, इनसॉल्यूबल है। नहीं उल्टा बोल गया क्या? कैल्शियम एसीटेट इज इनसॉल्यूबल इन एसिटिक एसिड, पहला वाला इनसॉल्यूबल है, ये वाला इनसॉल्यूबल है, और ये वाला सॉल्यूबल है। बोलो भाई क्या होगा यहां पर? हिमांक ने कॉमन आयन इफेक्ट बताया, सही बात है, कॉमन आयन पढ़ा रहे इतनी देर से तो कॉमन आयन। अच्छा हिमांक कॉमन आयन लग किसका रहा है भाई? कैल्शियम ऑक्जिलेट में तो कैल्शियम आयन और ऑक्जिलेट आयन है, और एसिटिक एसिड में ना ऑक्जिलेट है ना कैल्शियम है, ना HCl में ऑक्जिलेट है ना कैल्शियम है। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ये हुआ कैसे बेटा? जल्दी से इसको समझाइए, पूरा एक्सप्लेन कीजिए कि ये आखिर कॉमन आयन इफेक्ट कहां से लगा दिया आपने? कॉमन आयन मुझे तो नहीं दिख रहा भाई। चलिए आप लोग के आंसर पढ़ने के लिए मोबाइल हाथ पे ही ले लेता हूं। अब थोड़ा जल्दी आंसर करेंगे
तो मैं आपको आगे की बात बताऊंगा, मैं तो भूल गया, आप ही लोग बताएंगे तभी कुछ होगा। प्रिंस जी का आंसर आया है सॉल्ट फॉर्म्ड इन फर्स्ट विल सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम आयन। अच्छा, जो पहले में सॉल्ट बनेगा वो सप्रेस करेगा डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम आयन। और कोई? अरे यार, इतना आसान सा आंसर है, तुम पता नहीं क्या करते हो। ये देखो, एसिटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड के रिस्पेक्ट में ऑक्सैलिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक वीक एसिड है। ध्यान रहे, मैं रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, वैसे नहीं बोल रहा कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ऑक्सैलिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है विद रेस्पेक्ट टू, लगा ही देता हूं, नहीं तो तुम लोग आगे चल के बोलोगे कि सर आपने ही तो बोला था, विद रेस्पेक्ट टू एसिटिक एसिड, है या नहीं? तो प्रोडक्ट में बनने वाला एसिड क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी, ये रिएक्शन ही नहीं होगी, तो सॉल्यूबल का तो कोई मतलब ही नहीं। अब यहां देखो, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसके रिस्पेक्ट में H2C2O4 एक वीक एसिड है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन ही नहीं होगी। क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था एसिड बेस रिएक्शन की फिजिबिलिटी? है ना सिंपल। तो भेजा पूरा चलाओ, अपने भेजे को एक जगह पे ब्लॉक ना कर लो कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा रहे, कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा रहे, तो उसी के अंदर होगा, है ना? तो इस वजह से ये पहली वाली रिएक्शन ही नहीं होगी। तो प्रिंस जी का कहना था कि जो पहला सॉल्ट बनेगा ही नहीं यार, पहला सॉल्ट। सप्रेस द डिसोसिएशन का तो मतलब ही नहीं रहा, समझ गए? सप्रेस द डिसोसिएशन का तो कोई मतलब रहा ही नहीं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। An excess of H2SO4 is added in gravimetric estimation of Ba2+ as barium sulfate। देखो भाई, ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ Ba2+, तो बेरियम आयन का डिटेक्शन कर रहा है। बेरियम आयन के डिटेक्शन करने पर एक्सेस ऑफ H2SO4 हम ऐड करते हैं। क्यों करते हैं ये बताना है। और बोला जा रहा है कि एक्सेस ऑफ H2SO4 इज एडेड इन द ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ बेरियम आयन के डिटेक्शन में हम एक्सेस में H2SO4 ऐड करते हैं, जो कि बेरियम को बेरियम सल्फेट बना देता है। तो इसको एक्सप्लेन करना है आखिर ऐसा क्यों होता है। तो जब खुद ही सवाल में आंसर दे रहा है कि वो आगे चलकर क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट, तो समझ में आ गया कि H2SO4 एक एक करके टूटेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 2H+ और SO4 2-। अब क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 1, यानी कि 100% है। तो इससे सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। SO4 2- आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिससे कि बेरियम आयन और सल्फेट आयन का आयनिक प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इसके Ksp से बड़ा हो जाएगा, जिस वजह से ये प्रेसिपिटेट दे देगा एज अ बेरियम सल्फेट। भेजे में बात जा रही है? बोलिए भाई, सही है ना? अरे रीजनिंग क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? सब मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, तुम लोग सिर्फ देख रहे हो। दर्शक ना बनो, प्लेयर भी बनो। अगले क्वेश्चन का जवाब आप ही लोगों को देना है, मैं नहीं दूंगा। चलिए बताइए। कोबाल्ट सल्फाइड फॉर्म्ड प्रेसिपिटेट फ्रॉम एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ अ कोबाल्ट सॉल्ट बाय H2S इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। चलिए बताइए, खुद से बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। कैसे करेंगे इस सवाल को, कैसे किया जाए? हाँ, कोबाल्ट सल्फाइड फॉर्म प्रेसिपिटेट फ्रॉम एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ अ कोबाल्ट सॉल्ट बाय H2S इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। अब कोबाल्ट, अगर कोबाल्ट सल्फाइड एसिडिक मीडियम में, एसिडिक सॉल्यूशन में अगर प्रेसिपिटेट बना रहा है, तो एक बात तो तय है कि कोबाल्ट आयन और सल्फाइड आयन के आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बड़ा होगा। बट आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे पूरा, और इन सब का क्या यूज है, ये सब बताना पड़ेगा। बताइए, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? भेजा चल रहा है किसी का? सिर्फ ये मत लिखना कि कोबाल्ट आयन और सल्फाइड आयन के आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट KSP से बड़ा हो जाए। वो तो मेरे को क्या, सबको पता चल रहा है ना। जिसने भी आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत पढ़ा है सॉल्युबिलिटी से भी, उसको भी मालूम होगा कि सर ने ये बात बता रखी है कि आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर KSP से बड़ा होगा तो प्रेसिपिटेट बनेगा। बात यह है कि आखिर इसका आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा कैसे, KSP से ज्यादा कैसे आएगा, तो अपने को जानना यह है। कैसे सॉल्व किया जाए, जल्दी से बताइए। सोडियम एसीटेट H2S के साथ मिलकर एसिटिक एसिड और Na2S मिलाता है, बनाता है। ठीक है, देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत। चलिए मैं बताता हूं क्या करेंगे। सबसे पहले आप H2S का डिसोसिएशन स्टार्ट कीजिए। H2S का डिसोसिएशन जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये H+ और HS- में जाएगा, और फिर इसके सेकेंड स्टेप में जो HS- है, ये HS- H+ और सल्फाइड आयन में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आयनों में ब्रेक होगा। अब देखिए यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने सोडियम एसीटेट मिलाया। तो ये जो सोडियम एसीटेट है, ये तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये टूट जाएगा एसीटेट आयन और साथ में सोडियम आयन में, एसीटेट और सोडियम आयन में ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये जो एसीटेट आयन है, ये एसीटेट आयन H+ आयन को खाकर क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड। एसीटेट आयन किसके साथ कंबाइन करेगा, H+ आयन के साथ, और ये बदले में क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड। अब ये रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि ये एक वीक एसिड बन गया, तो ये वापस डिसोसिएट होकर इसमें इतना अच्छे से नहीं जा पाएगा। तो ये जो एसीटेट आयन था आपका, ये H+ आयन को कंज्यूम कर रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर्स प्रिंसिपल, ध्यान से समझना, छोटे मोटे आंसर दोगे फालतू के तो आपको समझ में तो आएगा और आप अपने को अपनी बातें समझा भी लोगे, लेकिन क्लियर कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाओगे। और जबकि सवाल अच्छा है और उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए तो ज्यादा अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाती हैं। तो ये एसीटेट आयन H+ आयन को कंज्यूम करेगा। अब अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम किधर भागेगा, फॉरवर्ड। और अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड भागेगा तो इससे सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इस वजह से सल्फाइड आयन का जो आयनिक कंसंट्रेशन है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर ये बढ़ रहा है तो आप समझ गए होंगे कि कोबाल्ट आयन का आयनिक कंसंट्रेशन और सल्फाइड आयन का आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, KSP से। हेंस PPT विल फॉर्म, हेंस PPT विल फॉर्म, PPT फॉर्म। ये है इसका क्लियर रीजन कि आखिर क्यों हमने ये ऐड किया, फिर उसने जाकर उसमें क्या किया और कैसे आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ा। ठीक है, देख लीजिए जल्दी से इसको। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, इस सवाल में किसी को कोई डाउट, जल्दी से देखिए और बताइए, नोट कीजिए सॉल्यूशन, फिर अगले सवाल पे पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं, अगर मैं आपको ये CPP DPP के फॉर्म में दे भी देता ना, तो आप लोग मेरे को सिर्फ इतनी बात बताते, बट ये कैसे बढ़ा ये सब कुछ नहीं बताते।
इसलिए जितने थोड़े डिफिकल्ट सवाल हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत है उनको मैं क्लास में ही करा दे रहा हूं, और इसी तरीके के सवाल आपको सीपीपी में भी मिलेंगे, तो उनको आप लोग अच्छे से करिएगा। ओके, और सॉल्यूशन जरूर सबमिट कीजिएगा ताकि मैं देख सकूं कि जो आप बता रहे हैं उसके पीछे की रीजनिंग स्ट्रांग है या नहीं। चलिए लास्ट सवाल है। एक प्रैक्टिकल होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाले प्रैक्टिकल में क्या होता है, हमें मोहर सॉल्ट दिया जाता है। ये मोहर सॉल्ट, व्हाट इज मोहर सॉल्ट? FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट। सबसे पहले तो मैं आपको मोहर सॉल्ट क्या होता है वो बता देता हूं पूरा। मोहर सॉल्ट का मतलब है फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट FAS का मतलब FeSO4 फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये क्रिस्टल होता है, ठीक है। तो फेरस अमोनियम सल्फेट को बोलते हैं मोहर सॉल्ट। जब हम ये मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन बना रहे होते हैं तो इसमें लिटिल अमाउंट में H2SO4 भी ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं ये पूछा है। अब इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है, बल्कि इसका एक ये आप कह सकते हैं कि आपने ये जो प्रैक्टिकल किया उसमें ये एक रीजनिंग सवाल आ गया कि H2SO4 क्यों ऐड करते हैं। 11th वालों ने तो देखा भी नहीं होगा कुछ भी, है ना। अभी जैसे ही आए 11th में सब कोरोना आ गया। 12th पास आउट वाले जितने स्टूडेंट हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने ये वाला प्रैक्टिकल कभी किया है मोहर सॉल्ट? मैं पूरा प्रैक्टिकल बता देता हूं आपको ये क्या था। लैब में आपको मोहर सॉल्ट मिलता है। मोहर सॉल्ट का आप 250 ml का सॉल्यूशन बना लेते हैं कोनिकल फ्लास्क में। 250 ml का सॉल्यूशन बनाने के बाद एक बीकर में आप 50 ml या 100 ml का सॉल्यूशन लेते हैं और इस सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड KMnO4 के साथ ब्यूरेट में भरते हैं, KMnO4 को, और उसके साथ टाइट्रेट कराते हैं। तो ब्यूरेट में होता है KMnO4 और कोनिकल फ्लास्क में होता है फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन, और ड्रॉप बाय ड्रॉप आप KMnO4 उसमें डिसॉल्व कराते हैं और उसके बाद उस कोनिकल फ्लास्क को शेक करते हैं और शेक करके देखते हैं लाइट पिंक कलर कहां पर आता है। तो KMnO4 तो वैसे ही डार्क कलर का पर्पल सॉल्यूशन होता है, लेकिन आप जैसे ही उस फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व कराओगे उसको, जैसे ही वो ड्रॉप गिरेगी उस फेरस अमोनियम सल्फेट के सॉल्यूशन में, कलरलेस हो जाएगा, गायब हो जाएगा वो पर्पल कलर। तो आपको वो टाइट्रेशन कराना है कब तक? जब तक लाइट पिंक कलर ना आ जाए। वहां पर आपको रीडिंग नोट करनी है और फिर उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करके आपको देखना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या थी, क्योंकि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपके स्कूल टीचर ने बना के रखा है, उनको पता है कितना मोलर है कितना नहीं है, और आपको दे रखा है कि भाई बताओ इसकी मोलैरिटी क्या होगी। समझ में आ रहा है आपको? तो इस प्रैक्टिकल में पूछा जा रहा है कि H2SO4 का क्या काम है। मेरे ख्याल से अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और जितने भी हमारे 11th वाले स्टूडेंट हैं जब वो स्कूल जाएंगे, जब ये वाला प्रैक्टिकल करेंगे, तो उनको मेरी बात ये याद आएगी। टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस आयन, ऐश्वर्या का आंसर है टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस आयन। कुछ कुछ ठीक है, लेकिन पूरी तरह से करेक्ट नहीं है कि आखिर हम H2SO4 करते क्या है। देखिए मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर। एक्चुअल में जब आप फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये आपको एक लाइट ग्रीन कलर देगा, ग्रीन कलर मिलेगा आपको, और ये ग्रीन कलर मिलता है ड्यू टू फेरस हाइड्रोक्साइड की वजह से। ग्रीन कलर मिलता है फेरस हाइड्रोक्साइड की वजह से। लेकिन भाई हम तो जा रहे हैं टाइट्रेशन करने KMnO4 के साथ, और अगर पहले से ही ग्रीन कलर लेके जाएंगे टाइट्रेशन करने के लिए तो लाइट पिंक कलर हमेशा गलत ही रीडिंग देगा। लाइट पिंक कलर पे जब वॉल्यूम आएगा, जो जिस वॉल्यूम को हम नोट करेंगे वो वॉल्यूम गलत ही होगा, क्योंकि हमें क्लियर सॉल्यूशन चाहिए था टाइट्रेशन करने के लिए।
तो इसलिए क्या करते हैं, 250 ml के सॉल्यूशन में, 250 ml के सॉल्यूशन में एक पूरी टेस्ट ट्यूब फिल करके H2SO4 डाल देते हैं। ये इसके ग्रीन कलर को रिमूव कर देता है। तो हमारा ये जो H2SO4 है, रिमूव ग्रीन कलर ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड, और इसको एक क्लियर सॉल्यूशन दे देता है, और फिर हम ये टाइट्रेशन करते हैं। तो ये था इस सवाल का रीजन। ओके, समझ आ गया? आज के लिए इतना ही, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।